आज हमारे साथ बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। हम तो सुनते हैं कि एसपी इतनी तगड़ी हैं कि अगर वो ट्रक को ठेल देंगी तो ट्रक चल जाएगा। आपको फिर ये हंटर वाली जो है पुलिस इसका किताब कैसे मिल गया? टाइम करेंगे तो उनको सीधे मार दिया जाए, वो तो सही नहीं है। तो लालू प्रसाद ने तो जब आपको जो कुछ करना है उन्होंने फोन रख दिया। तो लालू प्रसाद यादव को आपने बोला? हाँ, फोन पे ही बोला। अब आते हैं ऑपरेशन गंगा जल पर। टकुआ से आंख निकालते थे और उसमें फिर एसिड डाल देते थे। क्या आपको कभी डिपार्टमेंट में भेदभाव महसूस हुआ? मैं बहुत इंथुजियाज्म से बिहार आई, लेकिन पहले ही दिन मुझे लगा कि आई एम नॉट वांटेड। मेरा रूम बैठने के लिए और टेबल चेयर था, लेकिन और कुछ नहीं था उस ऑफिस में। ना फाइल था, ना स्टाफ था। जंगल राज का बहुत जिक्र होता है। होने लगा था। क्या था जंगल राज? उस दौर कैसा था? कभी अपहरण करके बॉडी को काट के गंगा में लोग फेंक देते थे। कभी महिलाओं का उसके परिवार के सामने करते थे, उसको काटते थे। अब ये बोकारो में गई तो वहाँ सिख दंगे हो गए थे। एक महिला ने बताया कि उसके बालकनी से जितने मेल मेंबर्स थे 7-8 उनको फेंक दिया गया था। तो ऐसे ऐसे केस में तो मैं खुद रोने लगती थी। हमारे पेरेंट्स के पास भी जाते थे लोग, मेरे पिता के पास, कि देखिए मंजरी से समझाइए कुछ गलत नहीं लिखे। कौन डालता था? कौन थे वो? जो लोग भी सामान चोरी किए हैं या तो उसको वापस कर दें, फेंक दें, नहीं तो मैं रेड शुरू करूंगी। तो अगले ही दिन वहाँ एक गरगा नदी है, उसके ऊपर तमाम सामान फेंका हुआ मिला। जब जिला में गई तो जहाँ जहाँ गई वहाँ बवाल हुआ, बड़ा बड़ा कांड। हाँ। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, इनसे बात करना और इनसे मिलना मेरे लिए भी एक गर्व की बात है। दोस्तों, लड़कियां जब पैदा होती हैं तो उनकी किस्मत, ज़्यादातर की किस्मत पहले से तय कर दी जाती है। वो कितना पढ़ेंगी, कब तक पढ़ेंगी, शादी कब होगी। लेकिन जो आज हमारे साथ महिला हैं, इन्होंने अपनी किस्मत खुद तय की। क्या करना है इसका फैसला भी इन्होंने खुद लिया। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। 1976 बैच की जो पुलिस अधिकारी हैं, मंजरी जौहर। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, मैडम सर, जो इंग्लिश में और हिंदी में भी उपलब्ध है। अब बिहार की महिला आईपीएस अधिकारी हैं, ये अपने आप में हैरानी की बात है। और उस दौर में ये थी जिस दौर में महिला पुलिस अधिकारी होना बिहार में अपने आप में कौतूहल का विषय होता था। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। तो मैं शुरुआत ही पहले कर देता हूँ कि 1976 बैच की आप हैं जी। तो उस वक्त तो आईपीएस बनी थी, लेकिन उसके पहले से बिहार और बिहार के बाहर पूरे देश में बिहार को एक अलग तरीके से देखा जाता था, जैसे लगता था कोई अजूबा है। और उस दौर को जंगल राज भी कहा गया। तो उस दौर में हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि आप बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कैसे बनी? तो हम जब अपना पढ़ाई ख़त्म किए तो हम नौकरी करना चाहते थे, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे। तो अ, हमारा जो अपब्रिंगिंग था बचपन में, नाना नानी के साथ रहे, बहुत ही एक शेल्टर्ड लाइफ था। हुआ कि बस ये करना है, यहीं जाना है, यही पढ़ाई करना है। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसमें हमको नौकरी करने के लिए सोचना पड़ा। तो परिवार में बहुत लोग ऑलरेडी आईएएस आईपीएस की नौकरी कर रहे थे और मैं देखती थी कि उन लोग का उन दिनों में बहुत अच्छा इज्जत था। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं हम यूपीएससी के लिए ट्राई करें, और हमारे फादर भी अग्री कर गए, मान गए। तो मैंने यूपीएससी के लिए अपना पढ़ाई शुरू किया। और मैं राव स्टडी सर्कल में जाती थी, जो मैं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पूरा प्रेरणा दिया और मेरे पूरे कोर्स को ठीक किया कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके बाद जब मैं क्वालिफ़ाई कर गई आईपीएस के लिए, तो घर में तहलका मच गया, क्योंकि मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं पुलिस के नौकरी में जाऊं, और किसी को पता ही नहीं था बिहार में कि एक महिला भी पुलिस में जा सकती है।
तो लोगों ने आके मेरे पिता को समझाया कि देखिए किरण बेदी ऑलरेडी पुलिस सर्विस में हैं, और वो कभी जब आई थी नई-नई दिल्ली में तो उन्होंने राजपथ पर 26 जनवरी को मार्च किया था। हुँ। तो इन लोगों ने उनका देखा था तस्वीर, तो मेरे पिता को बस समझाया कि नहीं, आपको भेजना चाहिए। बहुत मायूसी से रिलक्टेंटली हमारे पिता मान गए और बोले कि ठीक है जाओ अकेडमी, लेकिन वहाँ से देख-दाख के वापस आ जाना। उनको मन था कि मैं उनके देख-रेख में ही नौकरी आगे करूँ। तो मैं सोची कि क्यों नहीं मैं जाऊँ, ज़रूर जाती हूँ। मैं जब वहाँ गई तो मैंने देखा कि हमारे अलावे अ, 5 और लड़कियाँ थीं, महिलाएँ कहाँ थीं। पे गई? हमारा ट्रेनिंग नेशनल पुलिस अकेडमी जो हैदराबाद में है, वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग हुआ था। तो पहले आप जानते हैं 1972 में सबसे पहले किरण बेदी आई, हुँ। आईपीएस, लेडी आईपीएस ऑफ़िसर, और उसके बाद प्रत्येक साल एक-एक महिला आईपीएस आती थीं। लेकिन मेरे बैच में एक साथ करीब हम लोग 6 आए, और एक मेरी बैचमेट जो थी वो उनको 2 बच्चे भी थे। तो मुझे लगा कि जब ये लोग सब कोई ट्रेनिंग कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत ही आईपीएस का ट्रेनिंग तो बहुत ही टफ़ होता ही है, और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि चूँकि ये ऑल इंडिया सर्विस है और आईपीएस के हर एग्ज़ाम को, हर ट्रेनिंग को मेन के बराबर ही महिलाओं को भी करना पड़ता है। जो ट्रेनिंग मेल आईपीएस ऑफ़िसर्स करते हैं, वही महिला आईपीएस ऑफ़िसर्स भी करती हैं। ये नहीं है कि आप महिला हैं तो आप हॉर्स राइडिंग नहीं करिएगा, या आप फायरिंग नहीं करिएगा, या पीटी परेड नहीं करिएगा। तो सुबह 6 बजे से लेके रात कब होता था हम लोग को पता नहीं है, लेकिन बहुत ही कठिन, और मेरे लिए तो ख़ास करके बहुत कठिन था क्योंकि मेरा कोई फ़िज़िकल फ़िटनेस का ट्रेनिंग नहीं था, ना बैकग्राउंड था। लेकिन मैं यहाँ सब अपने लड़कियों को बताना चाहूँगी जो यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती हैं, कि ऐसा कोई भी ट्रेनिंग नहीं था जो हम नहीं कर सकते थे। और हमने भी कोशिश किया, और बहुत लोग उसको एनकरेज करते थे कि महिलाएं आ रही हैं तो उनको ट्रेनिंग ढंग से कराया जाए, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता था हम लोग के ट्रेनिंग पर, और हमने अच्छे से अपना ट्रेनिंग किया, और फिर हम लोग का स्टेट में अलॉटमेंट हो गया। अब आईपीएस तो आप बन गई, लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ़ आईपीएस बन जाना ही बहुत मतलब आईपीएस बनना तो टफ़ होता ही है, लेकिन उसके बाद आप आते हैं पोस्टिंग में। तो जो बुक मैंने आपकी पढ़ी, महिला और बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, और जो बिहार का उस वक़्त का सिनेरियो था, तो आपको डेस्क की ज़्यादा जॉब दी गई। तो वो क्या था? कैसे डेस्क से फिर क्या आपको कभी डिपार्टमेंट में भेदभाव महसूस हुआ? क्या कैसे चला लाइफ़ कैसे चली स्टार्टिंग? तो पुलिस का ट्रेनिंग, आईपीएस का, पुलिस एकेडमी हैदराबाद में कंप्लीट करके बाद बाद जब हम स्टेट में अलॉट हुए, बिहार काडर आए, तो मैं बहुत उत्साह से आई थी क्योंकि सभी को ही बताया कि आप पहली महिला होने वाली हैं, और मैं पूरा अपना ट्रेनिंग बहुत अच्छे से की थी, और मुझे लग रहा था कि हम वहाँ पहुँचेंगे तो ज़रूर मुझे कुछ अच्छा ही करने के लिए मौका मिलेगा। मतलब मैं बहुत एंथुसियाज़्म से बिहार आई, लेकिन पहले ही दिन मुझे लगा कि आई एम नॉट वांटेड, क्योंकि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है कि डीजी साहब को लगा, उन दिनों तो आईजी होते थे, हेड ऑफ़ द पुलिस, उनको लगा कि एक महिला आ गई है, तुम यहाँ क्या करोगी? मैं तुम्हारा क्या तुमसे क्या काम ले सकता हूँ? मैं किरण बेदी का फ़ाइल मँगवाऊँगा तो देखूँगा, ये सब बोलने लगे, तो मुझे लगा कि शायद आई एम नॉट वांटेड। फिर ट्रेनिंग के लिए तो हमें लाइक एक अलॉट कर दिए पटना में, लेकिन उसके बाद जब मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ तो मेरा कोई पोस्टिंग ही नहीं करते थे। तो हम लोग का पुलिस में बहुत ज़रूरी है कि आप फील्ड का पोस्टिंग करिए, हुँ। लेकिन अगर आप फील्ड का पोस्टिंग नहीं करिएगा तो आप हमेशा एक डेस्क जॉब करिएगा, जो एक क्लर्क का जॉब जैसा हो जाता है शुरुआत दौर में। तो मैं बहुत दुखी हुई कि सारे हमारे बैचमेट, हम लोग 6 अलॉट हुए थे बिहार काडर में, उन लोग सबका पोस्टिंग हो गया, मुझे सीआईडी में भेज दिया गया। एक छोटे से रूम में बैठी रहती थी, कोई ख़ास कागज़ भी नहीं था देखने का। ऑफ़िसर्स लोग सब बहुत एनकरेज करना चाहते थे कि हाँ, हम पढ़ें, करें, हम कब करते थे, हम दिन भर फ़ाइल देखते रहते थे, लेकिन बहुत दुखी थे कि हम भी तो वही ट्रेनिंग करके आए हैं जो हमारे मेल पुलिस ऑफ़िसर्स करके आए हैं। मेरा पोज़ीशन भी उनसे रैंक में ऊँचा था, फिर भी डीजी हमारा पोस्टिंग वहाँ नहीं कर रहे थे।
फिर जब एक नए डीजी आए जिनको मैं जानती थी, पहले से जानती थी कि उनकी बेटी मेरे साथ पढ़ती थी, तो उनके पास मैं गई और मैंने कहा कि हमारा अभी तक पोस्टिंग नहीं हो रहा है फील्ड, और अगर हम एएसपी में पोस्टिंग द सब डिवीज़न में नहीं होगा तब तो मेरा करियर ही ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने उसी दिन मेरा पोस्टिंग दानापुर सब डिवीज़न में कर दिया, जो कि एक टफ़ सब डिवीज़न माना जाता था। तो चलिए खैर दानापुर की हम बात करेंगे। हाँ। आपने अपनी किताब में सीएम जगन्नाथ मिश्रा के एक किस्से का ज़िक्र किया है, आपने रिक्वेस्ट की थी, क्या रिक्वेस्ट थी? तो जब हमने सब डिवीज़न अपना कर लिया और अच्छे से कर लिया, तो मैं सोच रही थी कि अब मुझे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगा, क्योंकि हमारे सारे बैचमेट्स के पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट में हो गए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे पति भी एक आईपीएस ऑफ़िसर हैं, अच्छा। मेरे कलीग हैं। तो इन सभी का पोस्टिंग हो गया डिस्ट्रिक्ट में और बड़े-बड़े डिस्ट्रिक्ट में, और मुझे फिर से वापस सीआईडी में कर दिया गया। और वो भी एक एंटी डाउरी सेल में, जबकि उस वक़्त डाउरी एक्ट का कोई महत्व नहीं था। उसमें कोई रियली केस करने का गुंजाइश नहीं था। फिर भी मैं फ़ाइल पढ़ती थी, देखती थी, सब करती थी। देन जो भी मैं करती थी तो उसका एप्रिसिएशन तो था ही, लोग समझते थे कि मैं काम जानती हूँ। तो मैं बार-बार कहती थी कि मुझे डिस्ट्रिक्ट दिया जाए, डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। तो एक दिन हम लोग का एक आईपीएस एसोसिएशन का डेलीगेशन, जगन्नाथ मिश्रा जी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे मिलने हम लोग जा रहे थे कुछ अपना आईपीएस के डिमांड्स को लेके। तो कुछ लोगों ने मुझको एडवाइस किया कि चीफ मिनिस्टर से उसी वक़्त तुम रिक्वेस्ट करना। तो मैं काफ़ी घबराई थी, क्योंकि हम लोग को पॉलिटिकली कोई अभी सिखाया नहीं गया था कि कोई रिक्वेस्ट ऐसा हम करें। लेकिन जब हम लोग का मीटिंग ख़त्म हो गया तो मैं वहाँ खड़ी रही। तो मिश्रा जी फ़ाइल देख रहे थे, फिर ऊपर उठे, बोले, "अच्छा क्या है?" तो मैंने कहा कि सर हम आईपीएस ऑफ़िसर हैं, हम इतने दिन से आए हुए हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, आप डिस्ट्रिक्ट जाना चाहती हैं? तो हम बोले, हाँ सर, सबका आपने पर कर दिया पोस्टिंग, मैं करीब 3 साल से ही सीआईडी में पड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने तो कहा कि अच्छा, मुझे कहा गया कि आप तो पटना से बाहर जाना ही नहीं चाहती हैं। हाँ? तो हम काफ़ी उनके तरफ सरप्राइज़्ड होके देखने लगे। तो हमने कहा कि सर हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा, आप हमको जहाँ भी भेज दीजिए, हम तो उसी तरह से ट्रेनिंग किए हैं जो सब कोई, क्या हम कहीं भी जाने को तैयार हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, हम आपका पोस्टिंग कर देंगे। उसके कुछ टाइम लगा, लेकिन फिर हमारा पोस्टिंग बोकारो स्टील सिटी में उन्होंने कर दिया। तो मैं बहुत डरते-डरते उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मेरे बॉसेस को बुरा ना लगे, ये नहीं लगे, लेकिन शायद वो लोग भी समझ रहे थे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। हुँ। और हम अभी बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि अ, ये ना महिला ऑफ़िसर के अगेंस्ट कुछ-कुछ लोग अपने मन से बोलने लगते हैं, हुँ। और उसके ऊपर भी कभी-कभी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। फ्रिवोलस या बेकार के बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन जो ज़रूरी काम है, वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, पुलिस ऑफिसर तो हैं लेकिन ये फील्ड में नहीं जाएँगी। अपने मन से एक धारणा बना लेते हैं और वो किसी भी लेवल पे कम्युनिकेट कर देते हैं, जो हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हमारे बारे में क्या कह दिया गया। अब जगन्नाथ मिश्रा जी जब ने हमसे कहा कि हमको तो बताया गया कि आप पटना से बाहर नहीं जाना चाहती हैं, तो मेरे लिए ये हद है। काफ़ी सरप्राइज़ का था कि भई ऐसा क्यों कहा गया? लेकिन किसी ने कह दिया, अब उसी से एक धारणा बन गई। लेकिन फिर मेरा पोस्टिंग बोकारो स्टील सिटी में कर दिया गया। चलिए, फिर आप डेस्क से जब ग्राउंड फील्ड पर में आईं, चली गई। फील्ड में चली आईं, तो आपने बिहार का पहला बस डकैती कांड जो है, वो सॉल्व किया था। वो कैसे हुआ था और क्या मतलब कोई प्रेशर था सॉल्व करने का? क्या उस दौरान सिनेरियो चल रहा था? पूरी घटना बताइए। हाँ, तो ये बस डकैती का केस जब हम एएसपी दानापुर थे, हुँ। तब का ये मामला अच्छा, है, तो पहली फील्ड में हुआ। फर्स्ट फ़ेज़ में। तो हम आई थिंक हम जनवरी वगैरह में जॉइन किए होंगे, और होली के समय में ये बस डकैती का घटना हो गया, जिसमें 396 जो कहते हैं डकैती विथ मर्डर, वो केस था, जिसमें एक नौजवान आदमी का मर्डर भी हुआ था। उसको लोग छुरा मारे थे और वो ब्लीड करके वहीं डेथ हो गया था। तो ये पहला 396 का केस जो मैं देख रही थी, ये पहला केस बिहार में नहीं था। बिहार हुँ। में बस डकैती का उस वक़्त चल रहा था दौर, कई जगहों पे बस डकैती हो रहा था।
और क्रिमिनल्स को लगता था, अपराधियों को लगता था कि एक ही जगह डकैती बस में करने से उन लोग को इतना सारा माल मिल जाता है। पैसा, अगर महिलाएँ हुए तो गोल्ड का चेन, चूड़ी ये सब मिल ही जाता है। तो लोग बस डकैती पे काफ़ी हावी थे। तो ये जब केस हुआ तो मेरे जो सीनियर एसपी थे वो काफ़ी अपसेट हो गए कि भई ये होली के ठीक पहले ये कैसे केस हो गया है, ये कैसे सॉल्व होगा? हमको भी कुछ-कुछ उन्होंने सुना दिया कि तुम्हारे से ही पता नहीं सॉल्व हुआ कि नहीं। तो पर मुझे बड़ा बुरा भी लगा, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल लगन के साथ काम करने लगी और बहुत चीज़ हम लोगों ने देखा, बहुत सारा एंगल देखा। उसके बाद आखिरी डिटेल में में बताइए। हाँ, तो शुरू में बस के जगह पे बस के थोड़े ही रास्ते में खेत था, तो खेत पूरा रौंदा हुआ था। हम लोग को लगा कि जो क्रिमिनल्स हैं, अपराधी इसी तरफ भागे हैं, तो उनके पास एक टिकट निकला तरेंगना का। तरेंगना मसौढ़ी में एक पुलिस स्टेशन एक एरिया है। तो हम लोग तरेंगना गाँव गए, वहाँ रेड वगैरह किए, लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं। फिर हम वापस आ गए। मैं सोच रही थी कैसे होगा, क्या होगा? तो हमने कहा कि सर थाना का रिकॉर्ड दिखाओ। और ये मेन रोड बिहटा पुलिस स्टेशन के थोड़े ही आगे जाके मेन रोड पे ही ये डकैती हुआ था और रात को हुआ था। बस जा रही थी पलामू या कहीं और उसमें डकैत घुसे और लूट-पाट किए और एक नौजवान थे जो थोड़ा सोचे कि हम इनको रेज़िस्ट करें, तो उनको एक जाँघ में छुरा मार दिया। बहुत छोटा-सा इंजरी था, लेकिन उनका इतना ब्लीडिंग हुआ कि उसी में उनका डेथ हो गया। बड़ा सैड था क्योंकि उसका नया-नया शादी-वादी हुआ था, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा। तो जब हम थाना में बैठ के बहुत ठंडे दिल से हम लोग रिकॉर्ड देखने लगे, तो देखे कि वो जहाँ पे डकैती हुआ था उसी गाँव के बगल में, वो गाँव भी मुझे याद है, अमहरा गाँव था। अमहरा गाँव में कई काफ़ी क्रिमिनल्स चार्जशीट हुए थे, पहले के रिकॉर्ड में। और वहाँ बंदूक भी था, उस लाइसेंसी बंदूक भी था और इस कांड में भी एक बंदूकधारी का बात आया था। तो हम लोगों ने वहाँ रेड शुरू किया, तो पहले कुछ मिल नहीं रहा था, उसके बाद गाँव में रेड हम लोगों ने जब शुरू किया तो एक कुआँ के अंदर पूरा हम लोग को सामान फेंका हुआ मिला। ओह! सूखा हुआ कुआँ था, उसमें पूरा सामान मिला, तो मुझे हम लोग समझ गए कि भई इसी गाँव में किसी ने किया है। तो हम लोग जब घूमने लगे सब जगह, तो महिलाएँ तो हम उस बुक में भी लिखे हैं कि अपने बेटे और पति के बारे में कभी बताएँगी नहीं। उन लोगों ने कहा कि नहीं-नहीं मेरा बेटा नहीं है, ये नहीं है। लेकिन रेड करने पे फिर पता चला कि एक लड़का और उसका गैंग वहीं से ये कांड हुआ था। सारा सामान तो रिकवर हो गया, लेकिन जान हम लोग नहीं बचा सके और इसी केस को क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व किया, तो बिहार का ये पहला डक बस डकैती केस था जो सॉल्व हुआ। ओह! पहले तक कोई सॉल्व नहीं हुआ था डकैती जो हो रहा था। तो इसलिए इस केस के लिए मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला और इससे लोग समझ गए कि हम काम जानते हैं और हम काम करना चाहते हैं। नहीं तो उस जी। वक़्त आपके माइंडसेट में एक प्रेशर भी होगा कि नहीं यार इसको तो मेरे जी, को मिला जी, नहीं, जी। मुझे तो इसको सॉल्व करके ही रखना है। हाँ, क्योंकि सुबह में सीनियर एसपी हमको डाँट चुके थे कि कैसे काम होगा, लेडी आईपीएस ऑफ़िसर से कैसे होगा, ये है, वो सब अपना उनको भी कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, मुझे बुरा तो लगा लेकिन बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत काम भी उन्होंने मुझे सिखाया, लेकिन उस वक़्त हमको लगता है कि वो भी घबरा गए कि उनके क्षेत्र में एक ऐसा भीषण कांड हो गया है। चलिए, तो आपने साबित कर दिया पहले में। अब आते हैं ऑपरेशन गंगा जल पर। कई मूवीज़ भी बन चुकी है गंगा जल पर प्रकाश झा की मूवी जिसमें अजय देवगन और बाकी एक्ट्रेस थे। काफ़ी चर्चित बिहार का ये अखफोड़वा कांड था, भागलपुर का। हम लोग भी पढ़ते थे, हुँ, अखबारों में भी आता था। तो जो भागलपुर का अखफोड़वा कांड था, उसकी इंक्वायरी कमेटी में आपको शामिल किया गया था। हुँ, हुँ। तो फिर आपसे अच्छा तो कोई बता नहीं पाएगा। ज़रा बताइए अखफोड़वा कांड कब हुआ और इंक्वायरी कमेटी में आपने क्या फाइंड किया विस्तार से? तो अखफोड़वा कांड जब हुआ आई थिंक 1980 हुँ, वगैरह का पीरियड था। तो एकदम बिल्कुल माहौल पूरे देश में फैल गया कि बिहार में इतने लोगों का आँख फोड़ा गया है और इसका इंक्वायरी होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने भी पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया। फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि इसका इंक्वायरी किया जाए, इंक्वायरी किया जाए।
तो सीआईडी में एंटी डकैती के डीआईजी थे उन दिनों ललित विजय सिंह, बहुत दबंग एक ऑफिसर थे। तो उनको कहा गया कि आप अपना टीम फॉर्म करिए और आप वहाँ जाइए। तो एक सीनियर एसपी को उन्होंने लिया जो सीआईडी में काम कर रहे थे, तो और ऑफिसर्स खोजे जा रहे थे, हर लेवल के ऑफिसर्स खोजे जा रहे थे। तो चूँकि मिस्टर ललित विजय सिंह हमारा काम एज़ अ प्रोबेशनर देख चुके थे, जानते थे कि मैं अच्छा लिखती-उखती हूँ, दानापुर में भी मेरा काम देख चुके थे, तो मैं बिना काम के थी, एंटी डाउरी सेल में थी, कुछ काम तो था नहीं। तो उन्होंने कहा कि इनको भी मेरे साथ दे दिया जाए मेरे टीम में। अब टीम गठित हो गया और हम लोग पहुँच रहे हैं भागलपुर। एक स्टेट गवर्नमेंट प्लेन से हम लोग पहुँच रहे हैं। नीचे जब हम लोग देख रहे हैं तो मार भीड़ लगी हुई है, पब्लिक लगी हुई है और सारा पब्लिक हम लोग के अगेंस्ट वापस जाओ का नारा लगा रही थी। अच्छा, इंक्वायरी कमेटी के अगेंस्ट? अगेंस्ट में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट था फॉर पुलिस ऑफिसर्स जिन लोगों ने ब्लाइंडिंग का काम किया था। ये तो सबको पता था कि पुलिस ऑफिसर्स ने ही किया है, लेकिन पब्लिक उन लोग के साथ थी। और इसका भी रीज़न था जो हम लोगों ने बाद में समझा। रीज़न ये था कि भागलपुर में क्राइम बहुत बुरे तरह से हो रहा था। कभी अपहरण करके बॉडी को काट के गंगा में लोग फेंक देते थे। कभी महिलाओं का के परिवार के सामने करते थे, उसको काटते थे और कोई सबूत नहीं छोड़ते थे। पुलिस उनको गिरफ्तार भी करती थी, ये नहीं है कि पुलिस निकम्मी थी और काम नहीं कर रही थी। लेकिन पुलिस भी हताश हो गई थी, क्या कि जब उसको गिरफ्तार करके वो जेल भेजते थे तो वहाँ से उनको बेल हो जाता था, क्योंकि वहाँ भी लोग घबराते थे कि इसको क्यों हम जेल में रखें, वो इतना दबंग क्रिमिनल था, अपराधी था। तो ये लोग जैसे ही वो पहुँचेगा जेल उसका बेल हो जाए, अब फिर वो बे आके बाहर वही सब कांड करे। तो एक माहौल भागलपुर में हो गया था कि क्राइम कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो फिर इन लोगों ने ये डिवाइस किया, किस लेवल पे किया बड़ा मुश्किल है कहना, क्या कि हम लोग को सब कुछ एविडेंस देखना था। डिसाइड किया कि हम इन लोग को आँख निकाल देंगे। किसने डिसाइड किया? पुलिस वाले ने। अब इसमें पूछे कि किस ऑफिसर ने ये ऑर्डर दिया तो वो तो कुछ हाँ, होगा नहीं, नहीं, ठीक, हाँ, हाँ। लेकिन थाने लेवल पे ही ये होने लगा कि अब पकड़ के लाए और उसको रात को ही हर थाने में एक टकुआ होता है, आप जानते हैं बिहार में ये बड़ा सा एक सुआ होता है जिससे छेद किया जाता है फाइल में और उसको बांधने के लिए, तो वो टकुआ से आँख निकालते थे और उसमें फिर एसिड डाल देते थे। तो जितने वाह! क्रिमिनल्स का इन्होंने ऐसा किया था, वो सबके पास एक एविडेंस था कि आँख पूरा शक्ल विभस्त हो गया है, पूरा एसिड का मार्क्स लगा हुआ था। तो वो तो एक एविडेंस जीते जागते वो लोग थे। लेकिन ये बात सही है कि शुरू में इन लोगों ने बहुत हार्डन्ड क्रिमिनल्स का किया। बाद में क्या हुआ कि जब ये प्रथा चलने लगी, तो किसी को भी पकड़ के ये लोग अपना ब्लाइंड कर देते थे। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक आदमी मिनिमम वेजेस के लिए एजिटेट कर रहा था, तो जो बड़े ज़मींदार थे उनसे मिल-जुल के उस लड़के को ब्लाइंड कर दिया गया। एक ही दिन रात को बस डकैती में 9 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया और 9 लोगों का आँख निकाल दिया। तो उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। तो करीब 32 लोगों का इन लोगों ने जब किया ऐसे, तो नेचुरली क्यों हंगामा होना ही 32 था। लोगों का क्या-क्या? आँख निकाला और उसमें एसिड डाला, तब ये कस के बिल्कुल बात खुल गई और एक इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने इसको खुलासा किया, फिर बात सारी जगह बढ़ गई और उसके बाद हम लोग गए। तो पब्लिक को पुलिस पर भरोसा था। ये बड़ा अजीब-सा विडंबना है कि पुलिस को वो लोग बैक कर रहे थे। पुलिस को कहते थे कि पुलिस ठीक काम कर रही है, क्योंकि जेल जाते में उनका बेल हो जाता था। जुडिशरी पे कोई फ़ेथ नहीं था। तो इन लोगों को लगता था कि दे वांटेड क्विक रिजल्ट्स, क्योंकि चाहते थे कि भाई हमारे साथ इतना हीनस क्राइम हुआ, इतना जघन्य अपराध हुआ है, तो हमारा इसके लिए कुछ कार्रवाई भी होना चाहिए। तो पुलिस वाले सोचे कि अच्छा ठीक है, तो अब हम इनको ब्लाइंड कर देते हैं। तो तो वो पुलिस थाने के के लिए अंदर बहुत सपोर्ट था। ये जो ब्लाइंड करते थे, आँख निकालते थे आरोपियों थाने की। के अंदर, हाँ। तो हम लोगों ने जब रिकॉर्ड देखना शुरू किया, तो एक सिस्टम है कि कोई हाजत में आया है तो 24 घंटा के अंदर उसको जेल भेजिए, तो मेडिकल कराइए। तो कुछ ये सब हुआ नहीं। जब उन लोग जाते पहुँचते थे जेल, तो जेल का डॉक्टर देखता था कि अरे इसमें इतना सारा इनका
आँख में जख्म है, तो तुरंत अपना डॉक्टर से वो लोग उसको एग्ज़ामिन कराते थे। तो एग्ज़ामिन करा के फिर फ रिकॉर्ड में लिख दिए कि ऐसा-ऐसा आदमी आया और उसके आँख पे ऐसा-ऐसा है जख्म और ये बता रहा है। फिर वहाँ से वो गया पेशी में फॉर बेल, तो जज साहब ने भी रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने देखा कि उसके आँख में एसिड का मार्क है। तो इस तरह से ना पुलिस ऑफ़िसर्स डिफेंस कुछ अपना नहीं बनाए थे। ओह! वो वैसे ही दिखा रहे थे कि ये लोग क्रिमिनल है, लेकिन क्रिमिनल हिस्ट्री भी बहुत लोगों का नहीं था। और थाने से निकले, जेल गए, जेल में भी आँख में एसिड है, वहाँ से गए कोर्ट तो वहाँ भी है। तो इस तरह से अपने ही घेरे में वो लोग बंधते गए। दिस इज़ द स्टोरी। नहीं, तो आपने जब इंक्वायरी स्टार्ट की, तो फिर वो इंक्वायरी किस तरह से, उसमें इंक्वायरी में किस तरह से आपने इंक्वायरी की? किन-किन लोगों से पूछताछ की और कैसे खुलासा हुआ और क्या खुलासा हुआ? तो हमारे जो डीआईजी थे उन्होंने हम लोग को बड़ा अच्छा एक मार्गदर्शन दिया कि ये तो केस काफ़ी दिन पहले हो चुका था। सो और इतना पब्लिक का सपोर्ट था फॉर द पुलिस, तो अभी एविडेंस लेना, विटनेस खोजना ये सब संभव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि पूरा पहले थाने का रिकॉर्ड सीज़ कर लिया जाए। जी। तो सारा स्टेशन डायरी, केस डायरी, जो भी थाने का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट था वो सीज़ हो गया। मतलब पाइल्स एंड पाइल्स ऑफ रिकॉर्ड सीज़ हो गया। और हमारा और मेरे डीआईजी का वही काम था कि उसको पढ़ें कि क्या निकलता है। और पुलिस के रिकॉर्ड में एक और बिहार पुलिस के रिकॉर्ड में ख़ास करके हम कहेंगे कि रिकॉर्डिंग का सिस्टम बहुत पुख्ता है, हुँ। कि अगर कोई चीज़ स्टेशन डायरी में लिखा है तो उसको आप देख सकते हैं कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, ये केस डायरी में क्या लिखा है, माने एक एंट्री का कई जगह हुँ, मेंशन रहेगा। हुँ, तो उसमें हम देखें कि लोग अपने ही घेरा में सब कोई बनते हुँ, जा रहे हैं। हुँ। जी। तो इसी तरह से हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया और हम लोगों ने जो सही बात था वो लिख दिया। तो अब जब लिखने का दौर चल रहा था तो बहुत प्रेशर था। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को लगता था कि कहीं ये डीआईजी हम लोग को नहीं फंसा दें। तो डीआईजी से तो किसी को हिम्मत नहीं है कुछ बोलने के लिए, लेकिन हम लोग के ऊपर दबाव डालते थे कि हमारे पेरेंट्स के पास भी जाते थे लोग, मेरे पिता के पास, कि देखिए मंजरी से समझाइए कुछ गलत नहीं लिखे। कौन डालता था? कौन थे वो? वो मतलब लोग सीनियर ऑफिसर्स ही थे जो वहाँ पोस्टेड रह चुके थे हुँ, कि इसको समझाइए। लेकिन हमारा हम बहुत यंग ऑफिसर थे, अभी भी बहुत जोश था काम हुँ, करने का, तो हम लोगों ने ये उसी वक़्त डिसाइड किया था कि जो सही होगा वही लिखेंगे। क्योंकि बाद में कोर्ट में तो हम ही को जाना पड़ेगा हुँ, अपने रिपोर्ट को लेके। तो मैं हम लोग का सारा एविडेंस जो और रिकॉर्ड जो था वो रिकॉर्ड बेस था। रिकॉर्ड के बेसिस पे था, विटनेस वगैरह पे हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि उसी में इतने लोग फँस गए। और ये बड़ा दर्दनाक भी था क्योंकि एकदम नए-नए ऑफ़िसर्स लोग फँस गए। हमने अपनी किताब में लिखा है कि मेरे जो ओन असिस्टेंट थे सीआईडी में, उसका भाई सब इंस्पेक्टर नया-नया बना था, रजौन पुलिस स्टेशन में। और वो मेरा बिल्कुल पैर पकड़ लेते थे कि मैडम मेरे भाई को बचा लीजिए, क्योंकि वो पहला पोस्टिंग उसका था। और उसी थाने में 9 आदमी का ब्लाइंडिंग बस बस डकैती में हुआ था। आँख निकाल लिया था। आँख निकाल लिया था। तो अब मेरे पास कहाँ कुछ स्कोप था किसी को मदद करने का। वो तो अपने ही जाल में लोग अपने ही फँस गए थे। तो इट वाज़ अ वेरी ट्रेजिक भी था, दुःख भी लगता था कि इतने बड़े-बड़े क्रिमिनल्स कोई लोग पता नहीं क्यों ऐसा किए। शायद अच्छा था कि लोग उनके ऊपर एनकाउंटर कर देते, तो एविडेंस ख़त्म हो जाता। लेकिन उसके बाद से मुझे लगा कि ये सब एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड से क्राइम कंट्रोल करना सही नहीं होगा। तो बहुत अर्ली इन माय करियर मुझे ये एक सीख मिला। तो कितने पुलिस वालों को उसमें सज़ा हुई थी? किसी पुलिस वालों को कितने दोषी पाए गए थे पुलिस वाले लगभग? काफ़ी लोग दोषी थे, हमको नंबर्स तो अभी याद नहीं है, लेकिन उसके तुरंत बाद मेरा पोस्टिंग हो गया। फिर बिहार में कोर्ट का केसेस सालों साल चलता है, तो मुझे पता चला कि उसके बाद कुछ सस्पेंशन हुए, कुछ लोगों का ट्रायल चला, कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट सारे लोगों को दी, ये सब मुझे पता चला। लेकिन ये नहीं था कि बिहार में जिस तरह से लचरा हुआ सिस्टम था कि उसी वक़्त सब इन्वेस्टिगेशन हुआ है तो उसका ट्रायल भी हो जाए और सबको गिल्टी और नॉट गिल्टी जो भी करना है करें।
इतने सालों साल तक केस चलता रहता है और कुछ उसका एंड नहीं पता अच्छा, चलता है। जैसे ये गंगा जल मूवी है, उसमें जो 2 क्रिमिनल हैं, बड़े विलन, तो क्या मतलब वो जो शुरुआत हुई थी, वो बड़े माफिया क्रिमिनल थे, जिनको पुलिस भी तरसती आ गई कि अरे यार, इनकी आँख ही निकाल लेते, निकाल लाओ रे गंगा जल। हाँ। एक हमको याद है नाम अनिल यादव का, वो बहुत ही सबसे बड़े गैंग लीडर वही थे। हुँ। वही बॉडी को काट-काट के गंगा में फेंक देते थे, पैसा वसूल लेते थे, महिलाओं के उनके परिवार के सामने बलात्कार देते थे, उनको भी काट-पीट कर देते थे, तो उनका नाम बहुत था। बाद में हम सुनते हैं कि वो मारे गए या कुछ एनकाउंटर हुआ उनका, लेकिन उनका हमको केस कुछ-कुछ अभी याद आ रहा है कि वो बहुत बड़ा हीनस क्रिमिनल थे। तो अनिल यादव या उसके गैंग के किसी का आँख-वाँख निकाला था? नहीं, हमको नहीं याद। ये नहीं मालूम था। याद नहीं, याद तो याद क्या नहीं। उस वक़्त ये ट्रेंड हो गया था, मतलब भागलपुर में या हाँ। बिहार में, कि ख़ास तौर से भागलपुर में कि बिहार में, कि आँख निकाल लो, तेज़ाब फेंक दूँ? नहीं, सिर्फ़ भागलपुर में ही था। भागलपुर में। हाँ, कन्फ़ाइन था। शायद और लोग भी करते, लेकिन तुरंत ही भंडाफोड़ जैसा चीज़ हो गया। तो उसके बाद तो मुझे नहीं याद है, बिकॉज़ मेरा भी फिर वहाँ से पोस्टिंग ये तो अलग हो पूरा गया। हाहाकार मच गया था, जैसे आप बता रहे थे इंदिरा गांधी तक को बयान देना पड़ा, मतलब हाँ, ऐसा? हाँ, शी सेड कि आई हैंग माय हेड इन शेम। अच्छा। उन्होंने कहा था, ये क्राइम को सुन के। अमेज़िंग, अमेज़िंग। नहीं आप तो ये जो तेज़ाब था, क्या इसको गंगा जल वहाँ करने लग गए थे लोग, कि गंगा जल? गंगा जल का नाम दिए होंगे, यस। ये गंगा जल उसको बोलते थे लोग। बहुत बीभत्स कांड कांड था मैम। आप उसकी इंक्वायरी कमेटी के मेंबर भी थी, तो हाँ, आपके बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए था कि 3 साल हमारा पोस्टिंग सीआईडी में था। हम सोच रहे थे कि अगर 3 साल मेरा फील्ड में होता तो हम कितना काम सीखते। लेकिन उन 3 साल में जितना हम सीआईडी में काम नहीं किए होंगे, वो 3-4 महीना जो केस हम पढ़े और किए और उसका इन्वेस्टिगेशन किए, उससे मेरा इतना पुलिसिंग का मेथोडोलॉजी पुख्ता हो गया कि आई डिडंट हैव टू लुक बैक कि हम कोई गलत काम मेरे से कभी होगा, क्योंकि मैं इतने क्लोजली देखी कि गलत काम करने से क्या-क्या उसका परिणाम होता है। हुँ। इसलिए देन आई स्टक कि भाई जो कुछ भी करना है आप लॉ के अंदर करिए। हाँ, नहीं, फिर इनका अगर अपराधियों को ठिकाने का लगाने का तरीका और भी बहुत होता है, इससे आँख कौन-सा निकाल लेता हाँ, है? और वो लोग जीते जागते एविडेंस बन जाते हैं। हद है। नहीं चलिए, ख़ैर आपको अब ये तो हो गया, आपको फिर ये हंटर वाली जो है पुलिस, इसका किताब कैसे मिल गया? क्या हाँ। हंटर चलाने लगी थी आप? और बहुत दिनों के बाद मेरा पोस्टिंग बिहार में बोकारो स्टील सिटी में हुआ। हुँ, जगन्नाथ मिश्रा जी से मिले, बट जगन्नाथ मिश्रा के जाने के बाद ही मेरा पोस्टिंग हुआ। हुँ। तो मैं बहुत खुश थी कि बोकारो स्टील सिटी में पोस्टिंग मेरा कर दिया गया है और इतने दिनों के बाद किया गया था। तो मैं जब आई तो लोग बड़े उत्सुक शायद थे मुझे देखने के लिए, क्या कि पहली महिला हैं और खाकी यूनिफ़ॉर्म में हैं और मैं बहुत ही एक्टिव थी। नया जोश था। हम लोग जीप चलाते थे, उस वक़्त फैंसी कार्स नहीं थे। ये सब नहीं था कि कार के सामने एसपी और आईपीएस और गवर्नमेंट ऑफ बिहार ये सब लिखा हो। हम लोग को काला एक जीप मिलता था, उसी को चलाते थे और हम रात को भी बाहर रहते थे, दिन में भी निकल जाते थे। और जाने के पहले जो हमारे पहले के जो एसपी थे उनके साथ एक बहुत बड़ा घटना हुआ था, इसलिए जाने के पहले मुझे सभी ने बड़ा हिदायत किया था कि बहुत संभल के रहना, देख के चलना, ये करना। मैंने सोचा कि अब हम आए हैं पुलिस करने तो क्यों हम अपना इतना संभल-संभल के काम करें। हम अपना हुँ, जो मेरा काम है वो सही काम करें। हुँ, तो बस चूँकि मैं इतनी एक्टिव थी और हम हमेशा कोई भी घटना स्थल पे तुरंत पहुँच जाती थी, हुँ, तो लोग हमें देख नहीं पाते थे, हुँ, मुझे लगता है। तो वो लोग हमारे बारे में तरह-तरह की कहानियाँ बनाने लगे, जो हम अपनी किताब में विस्तार से लिखे हैं। लेकिन एक कहानी आपको बताएँ कि क्यों मुझे हंटर वाली कहते थे कि डीआईजी हमारे जो थे, एक दिन मुझे बताए कि कोई आए थे, कोई सज्जन उनसे मिलने आए थे, तो उनको कुछ पता था या नहीं, बट उन्होंने कहा कि हम तो सुनते हैं कि डीआईजी इतनी तगड़ी हैं, एसपी इतनी तगड़ी हैं कि अगर वो ट्रक को ठेल देंगी तो ट्रक चल जाएगा। तो यही सब कहानी मेरे बारे में लोग बनाते थे और मुझे लगता है कि अपने मन से ही इन लोगों ने हंटर वाली फिर बना दिया। हमारे पेरेंट्स लोग भी पटना में थे, वो लोग सुनते थे सब कहानियाँ, तो वो लोग भी कहते थे कि ये क्या तुम कर रही हो? हम बोले कि हम क्या बताएँ, यही हमारा इमेज बन गया है जस्ट बिकॉज़ आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। हम बहुत स्ट्रिक्टली काम करते थे और पूरे शहर में
थोड़ा लोगों को लगता था कि कहाँ पहुँच जाएँगी, रात में पहुँच जाएँगी, दिन में पहुँच जाएँगी, आई थिंक इसीलिए। हाँ, तो नहीं खैर, एक तो आप बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी, हाँ। बीइंग अ वुमन, जो आपने 3 साल में देखा डेस्क, तो आपको भी लगा होगा कि अच्छा जिला मिला है तो मैं फिर एकदम सुधार ही दूँगी, और वो दौर ही था मेरे ख्याल से। नहीं, एंड दूसरा कि हम कहीं भी बिना यूनिफ़ॉर्म के नहीं जाते थे। हुँ, वो एक हमारा था, और हमने थाना को कह दिया था कि इवनिंग में क्राइम होता था, हुँ, शाम को। हुँ, तो ये थाना में लोग ना अपना जीन्स पहन के, टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं अपना गाड़ी पे। मैंने कहा कि कोई नहीं, जब क्राइम का टाइम है शाम का और सब बाज़ार में और यहाँ-वहाँ छीना-झोरी हो रहा है या कोई भी डकैती हो रहा है कोई दुकान में, तो कोई भी थानेदार या ऑफ़िसर शाम के टाइम में यूनिफ़ॉर्म में रहेगा और वायरलेस पर उपलब्ध रहेगा। ये नहीं कि कहीं दिखा रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन, वायरलेस ऑन रहेगा। आप जीपी पे रहिए या फुट पर रहिए, फुट पेट्रोल करिए, लेकिन यू मस्ट बी अवेलेबल और आप यूनिफ़ॉर्म में रहिएगा कोई भी टाइम। तो जब उनको मैंने ये कहा तो उनसे कि हमको भी रहना चाहिए, तो बस मैं वैसे ही रहती थी, और शायद मुझे लगता है कि इसी कारण ये सब बनाने लगे लोग कहानी मेरे तो बारे में। और क्या, मुर्गा-वुर्गा बनाया आपने, कान-वान पकड़ा, सस्पेंड किया? मूवीज़ में जैसे दिखाते हैं बिहार में कि थाना में लोग, बड़ा बाबू नहीं, बोलते हैं, सो रहे ऐसा नहीं था, हैं। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, शुरुआत दौर में आदमी बहुत एक्टिव रहता था, इसका तो फ़र्क हुँ, पड़ा ही था। और हुँ, 2-3 अच्छे-अच्छे केस हमने डिटेक्ट किया था। एक वहाँ भी एक डकैती हो गया था, कोऑपरेटिव कॉलोनी बोकारो में बहुत इम्पोर्टेंट कॉलोनी है। वहाँ प्लांट में जो लोग काम नहीं करते हैं, उन लोग का कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह सिविलियन लोगों का कॉलोनी था, वहाँ एक डकैती हो गया था, बहुत हंगामा था उसको लेके। तो उसमें मैं 24 घंटे के अंदर पूरा रिकवरी कर ली थी। तो उसमें एक नदी पार करके जाना पड़ता था, एक टोला था वहाँ। तो मैं रात को ही फ़ोर्स के साथ वो नदी क्रॉस कर गई। तो नेचुरली पूरा कपड़ा-वपड़ा मेरा भीग गया था, लेकिन मैं क्रॉस कर गई और सुबह-सुबह 6 बजे हम लोग सामान रिकवर करके जब आए, तो मैं कॉलोनी में गई और मैंने पूछा कि देखो ये तुम्हारा है, किसी का है? तो लोग बहुत खुश हो गए कि सारा सामान मिल गया है। कोई लड़की बताने लगी कि ये मेरा है, कोई लड़का बोल रहा है ये मेरा है। तो ये सब चीज़ से एक कॉन्फिडेंस लोगों का एक ऑफ़िसर में बढ़ता है, और ऑफ़िसर का भी कॉन्फिडेंस अपने में बढ़ता है कि हाँ, हम डिलीवर कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। चलिए, फिर आप जहाँ गईं, जिला के लिए आप परेशान रहती थी, और जब जिला में गईं तो जहाँ-जहाँ गईं वहाँ-वहाँ बवाल हुआ, बड़ा-बड़ा कांड, हैं? पहले हाँ, दानापुर में गईं, हाँ, हालाँकि आपने सॉल्व किया। हाँ। अब ये बोकारो में गईं तो वहाँ सिख दंगे हो गए थे। हाँ, हाँ। क्या हुआ था वहाँ पर एग्ज़ैक्ट? उम, बिहार में छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है, हुँ, और एक पीरियड आता है दशहरा के बाद जब पुलिस का डिप्लॉयमेंट नहीं होता है, क्योंकि उन दिनों हुँ, छठ-उठ का पूजा में डिप्लॉयमेंट नहीं होता था। हुँ, तो मैं अपने बहन से मिलने बॉम्बे जाना चाहती थी, क्योंकि बहुत दिन से हम गए नहीं थे, वो भी विदेश जाने वाली थी। तो 3-4 दिन का हम कैजुअल लीव लेके, हम सैंक्शन लीव लेके गए थे बच्चों के साथ बॉम्बे। उसी दौरान मिसेस गांधी का असैसिनेशन हो गया। तो हम उन दिनों तो ना प्लेन था, ना टीवी था, ना कुछ था कि कोई हमें बताए कि क्या हो रहा है। तो हम ये दंगा शायद 31 को हुआ, और शायद इंदिरा गांधी जी का हुँ। डेथ 31st को हुआ, और फर्स्ट को ही ये सारा दंगा हुआ। और सेकंड को मैं वहाँ से ऐसे ही चलने वाली थी, तो मैं चली आई। मैं ट्रेन पकड़ ली और 2 बच्चे मेरे साथ थे। रास्ते में मैंने देखा कि कई जगह पे स्टेशन जलाया गया है एंड ऑल, और खाना वगैरह नहीं मिल रहा था ट्रेन में, तो जो आते थे वेटर वगैरह तो बता रहे थे कि बहुत दंगा हो रहा है। हम बोकारो जब पहुँचे तो देखे कि हमारा बॉडीगार्ड आया हुआ है, और एक जीप आया है जिसको एक आर्मी ऑफिसर ड्राइव कर रहा है, मेरा पुलिस का जीप नहीं था। ओह! तो मैंने अपने बॉडीगार्ड से पूछा कि क्या हो गया है? तो बोला कि मैडम चलिए, बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत लोग मारे गए हैं, पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया है। ओह! तो हम बहुत ही शॉक्ड हो गए और शहर में पहुँचे तो एकदम क्वाइट, और पता क्या चला कि फर्स्ट को ही और 2 तारीख को, पहली और 2 तारीख को काफ़ी दंगा हुआ और सिखों को मारा गया। अभी तक लोगों का पता भी नहीं चला था, और डीआईजी साहब मेरे बहुत एक्टिव रहे, वो फॉर्च्यूनेटली वहाँ थे, और डिस्ट्रिक्ट का चार्ज दे के गए थे हम एक डीएसपी को।
उनको कुछ समझ नहीं आया या क्या उनको नासमझी में उन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया जो उनको लेना चाहिए था। और बोकारो में थोड़ा हिस्ट्री भी था टेंशन का सिखों के साथ। रामगढ़ में एक बार आर्मी कैंट से लोग मूव आउट कर गए थे हुँ, हज़ारीबाग से। हुँ। तो हमारा हमेशा रहा था कि जैसे ही कोई कांड का या कुछ सुने तो हम ज़रूर सिखों का और नॉन सिख लोगों का एक मीटिंग करते थे जो हम लोग पीस कमेटी बोलते यस, हैं। हुँ, तो पीस कमेटी को मीटिंग करके और सिखों को भी बहुत हमारे ऊपर भरोसा था कि मैडम हैं तो हम लोग भी सुरक्षित हैं। और वो लोग बहुत मेरे से कोऑपरेट भी करते थे। उस दिन जब ये घटना हुआ तो किसी ने उनको नहीं देखा और डीएसपी इनएक्सपीरियंस होने के कारण इन्होंने कोई प्रिकॉशन नहीं लिया, कोई आदेश नहीं निकाला और सुबह से ही दंगा शुरू हो गया। और मुझे बहुत दुःख लगा जब मैं लौट के आई कि मुझे पता चला कि भी कितने परिवार के लोग हैं और डीआईजी ने सारे परिवार को रेस्क्यू करके सिख परिवारों को रेस्क्यू करके एक स्कूल में सेंट ज़ेवियर स्कूल में रखा हुआ था। तो जब मैं पहुंची तो डीआईजी ने कहा कि बहुत 3 दिन से हम घर भी नहीं गए हैं, अब तुम आ गई हो इसको सँभालो। तो मुझे तो पहले बहुत दुःख लगा कि क्या हो गया? मैंने एकदम शांत, हैप्पी खुशहाल डिस्ट्रिक्ट में ये कितना बड़ा कांड हो गया है। और जब हम लोगों ने शुरू किया देखना तो एफआईआर पहले शुरू कराया करवाने के लिए और हमने कहा कि अच्छा मैंने अपने मन में सोचा और लोग पकड़-पकड़ के मुझे रोने लगते थे और मैं भी बहुत इमोशनल हो जाती थी कि किसी का बच्चा मारा गया है, किसी का हस्बैंड मारा गया है, तो इट इज़ वेरी इमोशनल मोमेंट। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं ये उनको बचा तो नहीं सकी लेकिन मैं इतना करूँगी कि इनका रिहैबिलिटेशन, क्रिमिनल्स जो भी कुछ है इनका हम एकदम उसमें बिल्कुल लग जाऊँगी। हुँ, तो फिर मैं सारे पुलिस स्टेशन के लोगों को बुलाया, सब कोई अपना भागने लगा था इधर-उधर कि कहीं हम नहीं फँस जाएँ, हम नहीं फँस जाएँ। तो आई सेड कि भाई दिस इज़ अ बोट, अगर सिंक करेगा तो हम लोग सब कोई साथ सिंक करेंगे। सो आप लोग को सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिर हमें कैंप में ही सबसे एफआईआर करवाने लगी। तो कितने एफआईआर निकले पता चला कि एक बड़े बिज़नेसमैन थे। आप जानते हैं सिख लोग का ट्रांसपोर्ट का हुँ, बिज़नेस होता है। हुँ, हुँ, तो एक ट्रांसपोर्टर का सब बसेस लेके ड्राइवर भाग गए थे। हुँ, तो हमने एक टीम बनाया और भेजा हज़ारीबाग और यहाँ वहाँ तो सारे 5 ट्रक्स पकड़ के आए। उसके बाद इसी तरह से उन लोगों का हमने ऐलान कर दिया कि जो लोग भी सामान चोरी किए हैं या तो उसको वापस कर दें, फेंक दें, नहीं तो मैं रेड शुरू करूँगी। तो अगले ही दिन वहाँ एक गरगा नदी है, उसके ऊपर तमाम सामान फेंका हुआ मिला। दुकानों से ये लोग टायर लूटे थे, बैटरी लूटे थे, वो सब फेंकना शुरू कर दिए लोग। तो तोड़-फोड़ तो हो चुका था, लेकिन एक बड़ा इमोशनल चीज़ था कि जिसको 10 टायर भी मिल जाता था या एक फ्रिज उसको मिल जाता था या एक अलमारी मिल जाता था, तो उसी से लोग इतने खुश हो जाते थे। मैंने एक ये इमोशन देखा। और एक परिवार का किस्सा मैंने अपने बहुत विस्तार से लिखा कि इट वाज़ वेरी इमोशनल फॉर मी कि एक महिला ने बताया कि ऊपर उसके बालकनी से जितने मेल मेंबर्स थे 7-8 उनको फेंक दिया गया था। तो ऐसे-ऐसे हुँ, केस में तो मैं खुद रोने लगती थी क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं होता था इसको देखना। और एक केस बहुत ही खराब केस था कि जिसमें 5 बच्चे थे, सबसे छोटा बच्चा 2 साल का था। अब वो उनके माता-पिता का मर्डर कर दिया गया था और एक बड़ी जो लड़की थी वो अमृतसर में या कहीं पंजाब में पढ़ रही थी। तो कोई देखने वाला नहीं था, तो सिख कम्युनिटी के लोग कर रहे थे, हम लोग भी उन लोग के लिए सब कुछ कोशिश कर रहे थे मदद करने के लिए। अगल-बगल के डिस्ट्रिक्ट से लोग से ना गुरुद्वारा से बहुत सामान आता था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, खाने का इंतज़ाम करना, मतलब ए टू ज़ेड सब चीज़ और उन लोग को घर में वापस करना, एफआईआर कराना। मैंने डीएम से रिक्वेस्ट किया कि आप कर्फ्यू बढ़ा दीजिए, ताकि इसी रात को हम लोग सबको पिकअप कर लेंगे। तो वो सबसे बहुत लोगों को भरोसा हुआ। तो एक ये जो केस था उसमें बच्चा रो रहा है, दूध का ठिकाना नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो सब तो हम अरेंज कर ही रहे थे, लेकिन हमने एक आदमी को भेजा कि अमृतसर से वो बड़ी वाली लड़की को लेके आओ, वो 18 साल की थी। वो आई, फिर हम लोग उसके घर गए कोऑपरेटिव कॉलोनी में, तो पूरे घर में खून-खून पड़ा हुआ था अभी भी और सारा अलमारी, दरवाज़ा खुला हुआ था, सारा सामान निकाल लिया गया था। तो हमने कहा कि अच्छा देखते हैं कुछ तो होगा इन लोग का, बिकॉज़ वो काफ़ी अच्छे बिज़नेसमैन थे। तो हमने एक अलमारी खोला तो उसमें देखा कि पूरा तोड़ा हुआ है लेकिन उसमें से चाबी मिला।
तो मैंने कहा ये चाबी ज़रूर कोई लॉकर का है, सेफ का है, कहाँ का है? तो मैंने कहा कि अच्छा तुम गाड़ी में बैठो, लेट अस गो टू द बैंक। तो मैं 1-2 बैंक में गई तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा नहीं है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि ये मेरे लॉकर का है। हुँ, और उसने बताया कि इस लॉकर के नंबर पे ये आई थिंक उनका नाम अजीत सिंह या कुछ हुँ, ऐसे ही था कि उनका ही ये लॉकर है। तो हमने कहा कि देखिए ये लड़की है, सो आप लॉकर खुलवा सकते हैं तो खुलवा दीजिए, देखिए उसमें हम लोग को क्या मिलता है। तो बोला कि मैं लॉकर नहीं खुलवा सकता, लॉकर तो उनके नाम से है। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा कैसे हम क्या करें फिर? हमने बहुत प्लीड किया कि देखिए क्या है, हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ये लोग 5 बच्चे हैं, इनका कैसे होगा, देखिए कुछ हेल्प हो जाएगा। तो फिर वो मुझे ले गया बेसमेंट में, ये कहानी हमने लिखा भी है। तो बेसमेंट में ले गया, उसने कहा कि अगर मैडम आप एक कागज़ पे लिख दीजिए कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये लॉकर खोला जाता है, तो मैं खोल दूँगा, लेकिन यू हैव टू साइन एन अंडरटेकिंग। हुँ, तो मैं यंग थी, बिना सोचे मैंने लिख दिया। फिर वो हमको नीचे ले गया, लॉकर हम लोग खोले तो उसमें इतना सारा जेवर, कैश रुपया, 5-7 पासबुक, बहुत सारा चीज़ मिला। हमने पूरा उसका सामान उसी के दुपट्टा में कहा कि इसको तुम लपेट लो, और लॉकर को लॉक करके हम निकल गए। उसके बाद हमने कभी उसका कोई कहानी नहीं सुना, किसी ने हमसे पूछा नहीं। लेकिन ये स्टोरी जो है हमको लगता है कि काफ़ी लोग, सिख लोग बात किए होंगे, क्योंकि हमको बहुत सालों के बाद पता चलता रहता था कि सिख लोग बहुत ग्रेटफुल थे, बहुत हमारे को मेरे बारे में अच्छा सोचते थे। हमारी एक नीस विदेश में थी तो बताई कि उसके बगल में कोई सिख फैमिली रहता था, तो उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ एक एसपी थी, हम लोग को इतना मदद की थी। तो बाद में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन ये बहुत ही मेरे लिए एक मुझे लगता था कि मेरे करियर में कैसे हो गया, लेकिन मुझे सैटिस्फैक्शन यही हुआ कि मैंने रिहैबिलिटेशन के लिए पूरा एफ़र्ट किया। जितने विडोज़ थीं, उनको सबको बोकारो स्टील प्लांट में, गवर्नमेंट से कह के, प्राइवेट कंपनीज़, सभी जगह हम इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवा दिए। तो वो मेरे लिए एक मैटर ऑफ अमेज़िंग, ग्रेट सैटिस्फैक्शन था। अमेज़िंग। ये जब लोगों को समझना चाहिए कि जो महिला आईपीएस जब आती है तो कुछ ऐसा भी कर सकती है। ऐसा ही क्रांति करती है। हाँ। नहीं, अभी कोविड के टाइम में भी अब तो महिलाएँ इतनी हो गई हैं, मैंने देखा कि लेडी आईपीएस ऑफ़िसर्स ने बहुत कुछ किया फॉर रीचिंग मिल्क टू द चिल्ड्रन, सामानों को पहुँचाना, बुज़ुर्ग लोगों को देखना, उनका ट्रीटमेंट करवाना, वेरी गुड वर्क वाज़ हुँ, डन। चलिए अब आ जाते हैं लालू यादव पे। जी। तो लालू यादव ने आपको कॉल किया कि आप पटना की डीआईजी बनने वाली हैं? जी, जी। हम स्पेशल ब्रांच में पोस्टेड थे उन दिनों। पुलिस अकेडमी में भी मेरा एक बीच में पोस्टिंग हुआ था 5-6 साल का। उसके बाद जब हम लौट के आए तो उन्होंने स्पेशल ब्रांच में मेरा पोस्टिंग किया, हुँ, और मैं वेट कर रही थी कि अब डीआईजी ही बनना था, कभी पोस्टिंग हो जाएगा। तो एक दिन लंच टाइम में हम आई घर, हुँ, तो सडनली फ़ोन आया कि लालू प्रसाद जी तुरंत बुला रहे हैं आपको। तो मैं कब साड़ी में ही ज़्यादा रहती थी, अगर हम यूनिफ़ॉर्म सर्विस उस वक़्त नहीं कर रहे थे तो। हुँ, तो हम साड़ी में ही चली गई वहाँ। तो मैंने देखा कि मेरे एडिशनल डीजी थे मिस्टर कृष्ण प्रकाश जी, वो भी आ रहे हैं। तो हम लोग जब अंदर घुसे तो पूरा कैबिनेट मीटिंग चल रहा था, और सारा कैबिनेट बड़ा बैठा हुआ था, और लालू प्रसाद जी हेड पे बैठे हुए थे। तो हम जब वहाँ गए तो बोले कि देखिए आपने ये महिला का नौकरी नहीं करवा रही हैं, आप इन लोग क्यों तंग कर रही हैं एंड ऑल। तो हमने देखा कि एक महिला खड़ी है कुछ बच्चों-वच्चों को लेके, और उसके साथ कुछ कांस्टेबल्स वगैरह खड़े थे। तो पता क्या चला कि उस महिला के हस्बैंड का लालू प्रसाद के सिक्योरिटी में वो थे, उनका डेथ हो गया था, और हमारे यहाँ अनुकंपा के आधार पे अपॉइंटमेंट होता हुँ, है, तो इस लेडी का चल रहा था। तो एक उसकी प्रक्रिया होती है कि भाई उसका मेडिकल हो, उसका सर्टिफ़िकेट सब चेक किया जाए ना। तो लोग को लगता है कि पता नहीं मैडम इतनी स्ट्रिक्ट हैं, करेंगी कि नहीं करेंगी, क्या करेंगी? लेकिन वो तो सरकार का प्रक्रिया जो था वही हम फ़ॉलो कर रहे थे। तब तक मेरे एडिशनल डीजी साहब भी आ गए, तो वो भी सुनने लगे, तो बोले कि अच्छा जल्दी करवा दो, जल्दी से सब करवा दो, इसका बहाली करवा दो, ज़्यादा ज़रूरी है। और चीफ मिनिस्टर साहब अपना बोले जा रहे थे कि नहीं ये जल्दी होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है ये वो। तो मैं भी था घबराई थी कि भई इतना क्या जल्दी हो गया, अभी तो चल ही रहा है सब चीज़। जब जाने लगी तो कहने लगे कि रुकिए, रुकिए, रुकिए। तो मैं रुक गई, तो कहने लगे कि जाइए आज हम आपका बहुत शुभ दिन है।
आपको हम डीआईजी पटना बना दिए हैं। तो मैं बिल्कुल चकित होके वहीं खड़ी हो गई, क्योंकि मैं तो बहुत जूनियर ऑफिसर थी। जो डीआईजी का पोस्ट होता है वो उन्हीं लोगों का होता है जो अब आईजी बनने वाले हुँ, होते हुँ, हैं। और हमारे जो सीनियर थे वो मेरे से 6 साल जो डीआईजी उन दिनों थे सेंट्रल रेंज के, और हुँ, सेंट्रल रेंज सबसे इम्पोर्टेंट रेंज माना जाता था फॉर अ डीआईजी। हुँ। तो वो मेरे से 6 साल सीनियर थे। तो मैंने कहा कि सर हम तो बहुत जूनियर हैं, हम कैसे डीआईजी पटना बन सकते हैं, वो तो मेरे से बहुत सीनियर हैं। तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकुंद बाबू बैठे थे, वो पीछे घूम के हमको बोले कि नहीं नहीं, जाइए जाइए, आप काहे घबरा रही हैं, आप जाइए चार्ज लीजिए। और चीफ मिनिस्टर बोलने लगे कि आज शाम के 5 बजे के पहले चार्ज ले लीजिए। तो हम इसी तरह से मेरा पोस्टिंग हो गया। हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे तो हो नहीं रहा था, और बस मिनटों में हो गया। और सीधे लालू यादव ने लाले बोला। हाँ। नहीं तो उसके ये बाद लालू यादव ने आपको पुलिस के एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन को लेकर भी कुछ कहा था क्या? हाँ, हाँ, हमारा उसके बारे में भी हमने लिखा है कि हमारे जो सिटी एसपी थे वो बड़े ट्रिगर हैप्पी जो कहते हैं, जब ना तब किसी को मार देते थे, कुछ करते थे। एनकाउंटर खासा स्पेशलिस्ट बनने का। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते थे। और हमारा बैकग्राउंड ये अखफोड़वा कांड का बैकग्राउंड था। हम जानते थे कि कितने लोग फँस जाते हैं, और सीनियर ऑफिसर्स तो निकल हुँ, जाते हैं लेकिन जूनियर लोग फँस जाते हैं। हुँ, और पब्लिक जब जान गई कि मैं उनका बात सुनती हूँ, तो जब जन सुनवाई हम लोग करते हैं अपने थाने में, अपने ऑफिस में, तो उसमें लोग आके बताते थे कि ये गलत हुआ है, गलत हुआ है। तो एक दिन एक लड़के का सुने कि एनकाउंटर हो गया है, और ये सब पुलिस का चक्कर रहता है कि दिखा देना कि पिस्टल रखा था तो कंट्री मेड रखा था। बहुत लोग आए बताए कि बिल्कुल गलत हुआ था, उसने कुछ छीना झोटी का काम किया था। तो मैंने कहा कि अभी नहीं चलेगा, मैंने लिख दिया कि इसमें ये सब पर इंक्वायरी हो, बिंदु इन सब बिंदु पे मैंने लिख के दे दिया। तो नेचुरली पूरे जो लोग इसके अपने को एनकाउंटर का ग्रुप समझते थे, उनको लगा कि मैडम तो बहुत स्ट्रिक्ट लिखनी, अब तो हम लोग क्या इसका जवाब देंगे। तो वो लोग यहाँ वहाँ दौड़ने लगे होंगे। तो सीधे लालू प्रसाद जी का फ़ोन आया एकदम अर्ली मॉर्निंग कि आप ये क्या कर रही हैं, क्राइम नहीं कंट्रोल होगा, क्राइम एकदम बाहर निकल जाएगा, आप पटना का क्राइम आप समझ नहीं रही हैं, ऐसे हो रहा है। सब मैं सुनते रहे, लेकिन काफ़ी वो नाराज़ से लग रहे थे। मैंने सुना, फिर मैंने सोचा कि आज बोल ही देते हैं। आई सेड कि सर हम इसको नहीं करवा सकते हैं, ये सही नहीं है। सो जो हो रहा है उसमें बहुत लोग फँस जाएँगे, हम लोग सबको ही फँस जाएँगे। और एक और बात मैंने कह दिया कि सर आपका भी बच्चा 14-15 साल का है, मेरा भी बेटा है, और अगर ये लोग कोई क्राइम करेंगे तो उनको सीधे मार दिया जाए, वो तो सही नहीं है। तो लालू प्रसाद ने तो जब आपको जो कुछ करना है, और उन्हें फ़ोन रख दिया। तो लालू प्रसाद यादव को आपने बोला? हाँ, फ़ोन पे ही बोला कि आपको जो करना है, फिर फ़ोन रख दिया। और उसके बाद मेरे से हमको लगा कि मेरे से नाराज़ ही होंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो एसपी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो मुझे लगा कि पॉलिटिशियन लोग को सही बात हम लोग नहीं बताते हैं, उनको बताने से वो लोग सही सोचते हैं। चलिए खैर ये वो दौर था, लालू यादव ने आपको डीआईजी बनाया, लेकिन लालू यादव का जो दौर था, उसको जंगल राज का बहुत ज़िक्र होता है। होने लगा था। क्या था जंगल राज? उस दौर कैसा था? ये बड़ा इत्तेफ़ाक है कि मेरे रहते-रहते मैं करीब 2 साल, पौने 2 साल डीआईजी पटना थी। उस वक़्त लालू प्रसाद का ये पहला, माने 91 या कभी तो आए ही थे। हुँ, और हम 92 से 94 पौने 2 साल उनके काम, तो उस वक़्त काम अच्छा चल रहा था। हुँ, उनका ये सब जो बात हम बाद में सुनने लगे कि तरह-तरह का करप्शन का केसेस, फ्रॉड स्कैम आने लगा, ये सब 94 के बाद आने लगा। मेरा एक आ गया ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया जाने का। ओके। तो उन दिनों ना महिलाओं को ये सब पोजीशन बहुत कम मिलता था कि विदेश जा रही हैं। तो मैं डीआईजी पटना थी, हालाँकि लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप क्यों जा रही हैं? आप डीआईजी पटना हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये ट्रेनिंग का मौका बहुत कम मिलता है, और कई लड़की महिलाएँ कर चुकी थी, आईपीएस महिलाएँ बोलती थी कि बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। तो मैंने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मुझे जाने दिया। तो यही हमारा उनके साथ एनकाउंटर रहा आप है। जब थीं, उस दौरान क्या था बिहार? ये क्राइम जो क्या था? जंगल राज का जो बात हो रहा है, वो बाद में हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। उस वक़्त हमको ये नहीं याद है कि जंगल राज था। हाँ, हुँ, लेकिन ये नरसंहार वग़ैरह होता था,
होना शुरू हो गया था और बिहार पुलिस उसके लिए तैयारी कर रही थी उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं याद है कि इस तरह का कांड हम लोग एस डीआईजी पटना हम देखे होंगे या हम्म। ऐसे इसको देखने का मौका नहीं उस दिनों मिला। ये तो हमको लगा कि बाद में ही बढ़ते गया और बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। अच्छा, आपकी इस पुलिसिंग करियर में किसी माफिया से आपकी ठनी कभी क्या, मतलब उस हाँ, दौरान साहबुद्दीन या ये जितने माफिया आजकल हैं, वो अनंत सिंह नहीं ये थे, वो नहीं थे। छोटे-छोटे माफिया बोकारो स्टील सिटी में हम जब थे, तो कई माफिया थे कि जो बोकारो स्टील से एकदम लंबा-लंबा चोरी करना, रोज़ का हंगामा करना और कलकत्ता में जाके प्लांट का सामान बेच देना। तो उन लोगों के साथ मेरा काफ़ी भिड़ंत होता था, भिड़ंत वही होता पड़ोस था। में ही तो वासीपुर भी है, आसपास ही धनबाद में है वो। धनबाद में, हाँ जी, जी। हुँ। अच्छा, अब आते हैं इस पर कि जब बिहार का बँटवारा हुआ, झारखंड बना, बिहार बना, तो आपकी झारखंड में आप पुलिसिंग में आपकी पोस्टिंग हुई। वो क्या दौर था और झारखंड कितना, मतलब नक्सलिज़्म, नक्सलवाद क्या चैलेंज था वहाँ पर? झारखंड जब क्रिएट हुआ तो मैं सीआरपी में पोस्टेड थी हुँ, और सीआरपी का एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पोस्ट था डीआईजी नॉर्दर्न सेक्टर, हुँ, आईजी नॉर्दर्न सेक्टर, हुँ, जो दिल्ली को हैंडल करता था। और मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर रही थी, डीजी भी मेरे से बहुत खुश थे। तो जब झारखंड का काडर क्रिएट हुआ तो वहाँ से बाबूलाल मरांडी ने चिट्ठी भेजा एडवाणी जी को कि हमको ये सब ऑफिसर्स को वापस किया जाए। हुँ, तो मेरे हस्बैंड और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है हम वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर डीजी ने कहा कि अब तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा तभी हम तुमको छोड़ेंगे। और मुझे भी लगा कि ठीक है अभी हम सीआरपी में 2 साल कर लें कम से कम, अभी मेरा टेन्योर और था। हुँ, तो उन्होंने कहा कि हम टेन्योर तुम्हारा ठीक है छोड़ देंगे तुमको, लेकिन अभी इतने दिन रहो जब तक रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है। तो जब मैं झारखंड पहुंची तो एक आपको सुन के अजीब लगेगा कि मेरा रूम तो था, टेबल कुर्सी था और डीजी और ये चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी थे और वीएस दुबे साहब चीफ सेक्रेटरी थे, बहुत डायनामिक ऑफिसर थे। उसी तरह से मिस्टर टीपी सिन्हा डीजी थे, वो भी बहुत डायनामिक थे, तो वो लोग क्विक डिसीजंस लेते थे। तो जब मैं पहुंची तो मुझे, चूंकि आर्म पुलिस से मैं आ रही थी, तो उन्होंने झारखंड आर्म पुलिस में मेरा पोस्टिंग कर दिया। तो मेरा रूम बैठने के लिए और टेबल चेयर था, लेकिन और कुछ नहीं था उस ऑफिस में। ना फाइल था, ना स्टाफ था, ना फ़ोर्स को पता था। मैंने बटालियन सब होता था ना, तो बिहार झारखंड और बिहार के बटालियन का जो बँटवारा हुआ, तो 6 बटालियन झारखंड को दिया गया। लेकिन आदमी कहाँ है, उसका कुछ अता-पता नहीं था। कोई कोई मिनिस्टर के यहाँ लगा हुआ है बिहार में, कोई ऑर्डरली में लगा हुआ है मुज़फ्फरपुर में, कोई कोई आउटपोस्ट पे है बिहार में। तो यहाँ बटालियन ही नहीं दिख रहा था कि क्या है। तो मैंने तो पहले क्या किया कि जो छुट-पुट लोग थे उनको कहा, जो पढ़े-लिखे कांस्टेबल थे, कि भई आप ऑफ़िस में आइए और आपको जान के आप दंग रह जाइएगा। कि मैंने कहा कि पेपर बिछा दो, ज़मीन में पेपर बिछा दो, फ़ाइल जो भी है उसको बाँटो और टाइपराइटर भी ज़मीन ही पे रख के शुरू करो काम। इस तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया और मैंने कहा कि पहले जितने लोग बिहार से नहीं आए हैं उनका पे बंद कर दीजिए। सो पे बंद होगा तभी आएँगे। तब हाहाकार मच गया। वहाँ से सीनियर ऑफ़िसर्स के घर में जो गार्ड लगा था नहीं, जो ऑर्डरली लगा था, तो कोई कुक लगा है, तो कोई मिनिस्टर के यहाँ कि नहीं इनको मत बुलाइए, मत बुलाइए। लेकिन वो तो कोई चारा नहीं था मेरे पास। हमने कहा कि बिना सैलरी स्टॉप किए नहीं होगा। तो पहले तो शुरू हुआ कि भई जो 6 बटालियन आए हैं उसका फ़ॉर्मेशन करना। तो ये जब फ़ॉर्मेशन शुरू हुआ तो हम लोगों ने फिर देखा कि नक्सली का बहुत बड़ा प्रॉब्लम झारखंड में बहुत एक्यूट था और कोई एसओपी नहीं था, मतलब स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं था। अ, फ़ोर्स का ट्रेनिंग नहीं था, फायर आर्म्स नहीं था, व्हीकल नहीं था। हमने किताब में लिखा भी है कि एक दिन में 39 लोगों का नक्सलियों ने मारा था, ये सरंडा के फॉरेस्ट में। तो बहुत कांड होता था, बहुत लोग मारे जाते थे। तो फिर डीजी साहब तो बहुत एनकरेजिंग थे ही, तो मैंने फिर आर्मी से इन लोगों का ट्रेनिंग शुरू करवाया कि इनको आर्मी में भेजिए। लोकल लेवल पे आर्मी के कमांडर से रिक्वेस्ट करके, बिकॉज़ रांची में बहुत बड़ा उनका छावनी है, तो उन लोगों ने ट्रेनिंग करवाया। इन लोग को ट्रेनिंग के लिए दिया गया। फिर इनका हर तरह का अपने फ़ोर्स का ट्रेनिंग, इनका फायरिंग नहीं हुआ था, फायरिंग करवाना, इनका फायर आर्म्स को बदलवाना, प्लस गाड़ी दिलवाना।
क्योंकि व्हीकल वगैरह कुछ था ही नहीं। तो इन लोगों ने चीफ सेक्रेटरी और डीजी ने भी बहुत मदद किया और हम लोगों ने काफ़ी इसको एस्टैब्लिश कर दिया 6 बटालियंस को। फिर बटालियन आगे बढ़ने लगा। अब नक्सल, अब अमित शाह कह रहे हैं पूरा लगभग समाप्त कर दिए जी, हैं। तो जी। मतलब बड़ी समस्या थी नक्सलिज्म। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक-एक दिन में इतने लोग मारे जाते थे कि देखा नहीं जाता था। और कहीं-कहीं तो पब्लिक का सपोर्ट भी रहता था, माने गाँव के लोगों का सपोर्ट भी रहता था, इसलिए ये हो रहा था। अच्छा, लंबी बातचीत हो गई। कोई ऐसा केस जो आपको अब तक डराता हो या जो डराया हो? हम महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार का केसेस होता था, उससे हमको लगता है कि मुझे बहुत अफ़ेक्टेड होते थे। और उन दिनों भी मुझे बहुत उसमें लगता था कि ये सब केस को बहुत अच्छे से मैं बहुत स्ट्रिक्टली उसका इन्वेस्टिगेशन करती थी। और 2 केस के संबंध में हम बताना चाहेंगे कि जब मैं एएसपी थी, तो एक दिन सुबह-सुबह खबर आया कि एक डेड बॉडी अब बिहार के हैं, सोनपुर नदी के तरफ जा रहा है। हुँ। तो मैंने बिहटा पुलिस स्टेशन को खबर किया कि कोई बॉडी जा रहा है, उसको रोको। तो इन लोगों ने जाके वो बॉडी सीज़ कर लिया। बॉडी सीज़ करके हम लोग लाए तो पता चला कि ये कोई जगह का है और ये नई विवाहित लड़की थी। इसका लोग बता नहीं रहे थे, लेकिन बताया गया कि इसको जला दिया गया है। तो मैंने कहा कि भई तब इसका एफआईआर करो। तो एफआईआर करने के लिए कोई था नहीं, सब भाग जाते हैं। बॉडी तो रिकवर हो गया, सोन हुँ। किनारे लोग लेके जा रहे थे उसको चढ़ा के ट्रैक्टर पे। तो पता चला कि लड़की गया की थी। तो गया हमने भेजा उसके परिवार को, हस्बैंड वाइफ को, माने उसके पेरेंट्स को ले आए लोग। तो पेरेंट्स लोग आए तो बहुत गरीब लोग थे, तो एफआईआर हो गया। एफआईआर होके फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, पोस्टमार्टम और एविडेंस कलेक्ट करना। वो लोग चिट्ठियाँ ले आए, दिखाए हमको कि कैसे लिख रही है कि पैसा के लिए तंग कर रहे हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं था। तो एफआईआर हो के अब फिर हम लोग केस का इन्वेस्टिगेशन सख्ती से कर रहे थे, वो अपना ढर्रा पकड़ लिया केस। कुछ दिनों के बाद मैं थाना पे बैठी थी तो देखी कि ये 2 लोग फिर मेरे से मिलने आए हैं, बूढ़ा एक मर्द और एक उसकी पत्नी। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो हमने कहा कि हम लोग तो केस कर दिए हैं और केस चल रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। तो कह रहे कि नहीं, मैं केस वापस लेने आया हूँ। तो भाई क्यों वापस लेना चाहते हैं? नहीं, हम वो लोग मान गए हैं दूसरी बेटी से शादी करना, इसलिए मैं ओह! ये केस को वापस लेना चाहती हूँ, तो लेना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा दुःख लगा, मैंने कहा कि ये संभव नहीं होगा, ये हम नहीं कर सकते हैं और मैंने छोड़ दिया उनको। एक दिन हाल में मैं कहीं इसी तरह से इंटरव्यू देने गई थी और ये कहानी के बारे में, इस केस के बारे में बता रही थी। तो ऑडियंस से एक लड़का उठा और उसने कहा कि मैडम आपको इतना लग रहा है कि इतना बड़ा वो कांड था, लेकिन ये तो अभी भी गाँव में हो रहा है। तो मुझे लगा कि शायद हम इतना बदल गए फिर भी नहीं बदले हैं। एक ये अजीब-सा सिचुएशन है कि कहाँ लड़कियाँ दूसरे तरफ जा रही हैं, इतना काम कर रही हैं, कहाँ पहुँच रही हैं। और एक तरफ अभी भी इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तो एक तो ये है और एक जब मैं बोकारो स्टील सिटी में पोस्टेड थी तो एक दिन छुट्टी के दिन संडे को फ़ोन आया कि मैडम देखिए मेरे छोटे बच्चे को लोग गर्म पानी में डाल दिए हैं। तो मैंने डीएसपी को फ़ोन किया, कहा देखो ऐसा फ़ोन आया है, देखो क्या हो रहा है? तो डीएसपी गया तो बोला कि वो बच्चे का पूरा स्किन लाल हो गया है, 2 साल की बेटी थी, ये आदमी इसको बहुत तंग करता है और तुमने कहा कि गिरफ्तार कर लीजिए और उनको भेज दीजिए जेल। तब तक ना इंदिरा गांधी का वो बहुत सख्त लॉ आ गया था, 498 ए, जिसमें अच्छा। था कि आप गिरफ्तार करिए, नो बेल, अरेस्ट विदाउट वारंट हो जाएगा, कंपाउंड भी नहीं होगा केस, माने समझौता नहीं हो सकता है। तो हम लोग के लिए स्टेट में उस वक़्त बहुत बड़ा ये हथकंडा था, क्या कि हम लोग सुनते थे कि हो रहा है, लेकिन कोई ऐसा लॉ नहीं था कि हम लोग कहते, ये बहुत अच्छा लॉ इंदिरा गांधी जी मैडम लाई थी। तो उनको हम लोग पकड़ के जेल भेज दिए और बहुत हमारे ऊपर प्रेशर हुआ कि आप महिला हैं इसलिए आप ऐसे कर रही हैं, ये ऐसा नहीं था, ये ऐसा आदमी है, ऐसा था। तो हमने कहा कि नहीं, जो केस है वो वैसे ही चलेगा। उसके लड़की का मेडिकल हुआ था, सब कुछ हुआ था। फिर हम वहाँ से पोस्टेड आउट हो गए, बात ख़त्म हो गई। वो उनके हस्बैंड जेल चले गए। कुछ लोग कहे कि आपके कम्युनिटी का है फिर भी आप इसको मदद नहीं कर रही हैं, यहाँ तक बात उठा दिया जाता है। फिर बहुत साल के बाद मैं एक शादी में गई थी तो एक आदमी आया मिलने और कहा कि देखिए मैडम आपने इनका जान बचाया था। तो हमने कहा कि मुझे याद एक वक़्त नहीं आया, तो कहे कि नहीं देखिए यही वो हैं जो इन्होंने आपको फ़ोन किया था संडे को और हमने इनसे शादी कर ली है और ये मेरा बच्चा है।
और मुझे लगा कि लोग खुशी-खुशी रिहैबिलिटेट हो गए हैं, तो यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो ऐसा-ऐसा केस देख के बड़ा डर लगता था कि और अभी भी सोच के बहुत दिल दहल जाता है कि कैसे हम लोग कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बिगड़े हुए चीज़ को भी अच्छा करना इतना ईज़ी नहीं ईज़ी है, नहीं। कठिन है और वो एक उतना हिम्मत होना चाहिए कि आप कहिए कि नहीं हम यही करेंगे। मतलब वो वही है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन रूरल एरिया में जाइए तो अभी नहीं है, या हाँ, हाँ। शहरों में भी नहीं है, लोग हाँ, मानसिकता हाँ। नहीं बदली है। हाँ, हाँ। जैसे अभी पुलिस अकेडमी से 240 आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होके पास आउट किए हैं हाल में और अभी 40 उसमें महिलाएँ थीं। हुँ। जहाँ हम अकेले थे वहाँ 20-25 महिलाएँ बिहार में हैं, झारखंड में भी 25-30 हैं और अच्छा काम कर रही हैं लोग, बहुत काम नया-नया चीज़ तरह-तरह का कर रही हैं, हमसे बहुत आगे हैं लोग। तो थिंग्स आर चेंजिंग लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हो सोच। रहा है। अभी आप देख ही रही हैं पेपर में दिल्ली का, हुँ। कभी ना कभी कोई डाउरी डेथ हो गया तो किसी को मर्डर कर दिया गया, कभी सुसाइड बोल दिया जाता है। एनीवेज़, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मतलब बिहार की पहली महिला आईपीएस अधिकारी से बात कर रहे हैं, तो एक एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं कि अगर महिला आईपीएस बनी तो किस तरह का भेदभाव होता है, क्या होता है, फिर वो ग्राउंड पर जाती है तो कैसे हंटर वाली बन जाती है, कैसे केस सॉल्व करती है। आप हमारे इस शो के ज़रिए कोई लड़कियों को किसी मैसेज देना चाहें, या किसी खास तरह लड़कियों को, तो आप बिल्कुल दे सकती हैं। मैंने हाल में अपना मेमोइर्स लिखा है मैडम सर, वो अमेज़न में अवेलेबल है, पेंगुइन ने इसको पब्लिश किया है और हिंदी में भी ये किताब आई है। और ये मेरा मेमोइर्स है और इस मेमोइर्स के थ्रू हम महिलाओं को बोलना चाहते हैं कि आप इसको ज़रूर पढ़िए और महसूस करिए कि हम बदलाव ला सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई कर रही हैं, चाहे आप कुछ भी पढ़ाई कर रही हों, उसको पूरे लगन, तन, मन से पढ़ाई करिए। बिल्कुल एक पैशन के साथ पढ़ाई करिए और जो कुछ भी आप सीख रही हैं उसको बिल्कुल एक उसको पुख्ता करके सीखिए ताकि आपको फिर पीछे कोई ढकेल नहीं सके। और वंस यू हैव अचीव्ड व्हाट यू हैव वांटेड टू अचीव, तो आपको चाहे कितने लोग कहें कि नौकरी छोड़ दो, बच्चों को देखो, माँ कहने लगेंगी कि बच्चा देखना ज़्यादा ज़रूरी है, हस्बैंड बोलेंगे कि घर में रहो क्या ज़रूरत है, ससुराल वाले लोग कहेंगे कि घर में रहना ज़्यादा है, पैसे का क्या ज़रूरत है। लेकिन महिलाओं से मैं कहूँगी कि इसको गिव अप मत करिए। ज़रूर बट कठिनाई होती है, बच्चे होते हैं तब होती है, शादी होती है तब होती है, परिवार में मिल के रहना मुश्किल होता है, लेकिन ये सब आपका सोच है। अगर आप चाहेंगी तो हर समस्या का निदान होता है और आप हर समस्या का रास्ता निकाल सकती हैं। इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। जो आपने हासिल किया है उस पे आगे चलिए और अपने ऊपर अपने दम पे काम करना सीखिए। अच्छा, ये मैडम सर, जब जैसे वुमेन आईपीएस ऑफिसर, तो मैडम सर भी बोलते हैं क्या? ऐसा है कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैडम सर आपने इस किताब का नाम क्यों रखा? हुँ। तो थाने में जब हम लोग पहले मैंने पुलिस में पहले महिलाएँ होती नहीं थी, ना हुँ। कांस्टेबल थी, ना सीनियर लेवल पे। तो सबके ज़बान पे सर, सर चढ़ा हुआ रहता है। कांस्टेबल है, ड्राइवर है, बॉडीगार्ड है, सर, सर सब चीज़ के लिए सर। लेकिन मैं बहुत बार साड़ी भी पहनती हूँ, माने हम साड़ी ही यूनिफ़ॉर्म में हों या साड़ी में हों। तो जब मैं कभी-कभी थाना में शाम-वाम को साड़ी में चली गई या कभी ऐसा हो गया तो ये लोग सर, सर बोलते लगे, उनको लगा कि कुछ गलत बोल रहे हैं या क्या करते हैं। तो इन्हीं लोगों ने अपने मन से इसको मैडम सर करना शुरू कर दिया। तो मेरा भाई छोटा है हमसे बहुत, उसने कहा कि तुम अपने किताब का नाम मैडम सर लिखना, क्योंकि मैं बचपन में सोचता था कि मैडम और सर दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो इसी तरह से सबॉर्डिनेट रैंक लोगों ने ही मुझे ये नाम दे अमेज़िंग! दिया। बहुत अच्छा नाम है ये मैडम सर। और एक मूवी आई थी, जहाँ तक कई मूवीज़ में फिर जो होगा। मैडम सर ही आया था। ख़ैर मैम, आप हमारे शो में आईं, आपने काफ़ी कुछ शेयर किया और काफ़ी इंस्पायरिंग भी आपकी जर्नी रही। उम्मीद है हमारे इस पॉडकास्ट से लोग उस दौर के बिहार के बारे में, झारखंड के बारे में न सिर्फ जानेंगे, बल्कि जो महिलाएँ हैं वो काफ़ी
इंस्पायर्ड भी होंगी और इस तरह से अच्छा काम करने के लिए। तो आप इस शो में आई, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमको इस शो में बुलाए और इतने विस्तार से हमारा सब प्रश्न किए। आपने बहुत कुछ रिसर्च किया होगा कि क्या पूछना है, बट इट वाज़ वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू। ये शो आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।